हमारे पास आज चर्चा के लिए एक ऐसा सोर्स है जो छोटा तो है पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 8.2% पर आई है। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसे सुनकर अच्छा तो लगता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक तिमाही की तेजी है, एक अस्थायी चमक, या फिर ये किसी बड़े और स्थायी बदलाव की शुरुआत है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि 8.2% का आंकड़ा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, खासकर तब जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या तो सुस्त पड़ रही हैं या मंदी से जूझ रही हैं। तो इस माहौल में भारत का इतनी तेजी से बढ़ना ये सिर्फ एक घरेलू खबर नहीं रह जाती, ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट बन जाता है। सोर्स इसी बड़े कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। ये असाधारण ग्रोथ आ कहां से रही है? क्या कोई एक सेक्टर है जो रॉकेट की तरह भागा है, या कहानी कुछ और है? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये किसी एक हीरो की कहानी नहीं है। ये पूरी टीम के प्रदर्शन जैसा है। इसमें 3 मुख्य इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, यानी देश में कारखानों का पहिया तेजी से घूम रहा है। दूसरा है सरकार का स्थिर खर्च, और तीसरा है निजी खपत, यानी हम और आप जैसे लोग, हम पहले से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों पॉइंट अक्सर अलग अलग सुने जाते हैं। क्या इनके बीच कोई कनेक्शन है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एक दूसरे को ताकत दे रहे हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहे हैं। सोचकर देखिए, जब सरकार सड़कों, पुलों और दूसरी योजनाओं पर लगातार पैसा लगाती है, जिसे सोर्स स्थिर खर्च कह रहा है, तो इससे बाजार में एक भरोसा बनता है। लोगों को लगता है कि हाँ, अर्थव्यवस्था चल रही है, नौकरियां बनी रहेंगी। और इसी भरोसे के दम पर आम आदमी, यानी निजी खपत करने वाला, वो खर्च करने से डरता नहीं है। वो नई गाड़ी या नया फोन खरीदने की सोचता है। और जब बाजार में इतनी डिमांड होती है तो उसे पूरा करने के लिए कौन आगे आता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कारखानों में उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये एक साइकिल है जो एक दूसरे को घुमा रही है। ये कनेक्शन तो समझ आता है, लेकिन सरकारी खर्च को लेकर हमेशा एक चिंता भी रहती है। ज्यादा खर्च का मतलब ज्यादा उधार भी तो हो सकता है। क्या यह अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं डालता? सोर्स इस पहलू पर कुछ कहता है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। सोर्स यहाँ स्थिर शब्द का इस्तेमाल करता है, अंधाधुंध खर्च का नहीं। इसका मतलब है कि ये खर्च एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद है अर्थव्यवस्था को एक बेसलाइन सपोर्ट देना, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में अनिश्चितता हो। हाँ, तब सरकारी खर्च एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये मांग को गिरने नहीं देता और निजी क्षेत्र को निवेश करते रहने का आत्मविश्वास देता है। तो इसे बोझ के बजाय एक तरह के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ कई सेक्टरों से आ रही है, पर जब भी हम इतनी तेज ग्रोथ की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है जो आजकल बहुत चर्चा में है। कहीं एक के शेप्ड रिकवरी तो नहीं? यानी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा, जैसे अमीर लोग, बड़े कॉर्पोरेट, वो तो तेजी से ऊपर जा रहा हो, और दूसरा हिस्सा गरीब, छोटे व्यवसाय, वो नीचे की तरफ जा रहा हो। क्या 8.2% की ग्रोथ में ऐसा कोई छिपा हुआ खतरा है? ये सवाल आज के समय में हर बड़ी ग्रोथ रिपोर्ट के बाद पूछा जाना चाहिए। के शेप्ड रिकवरी का मतलब है असमान विकास, लेकिन सोर्स जिस तरह से तस्वीर पेश करता है उससे लगता है कि ये ग्रोथ व्यापक आधारित, यानी ब्रॉड बेस्ड है। अच्छा, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सरकारी खर्च ही नहीं, बल्कि निजी खपत और साथ ही निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र है। जब इतने सारे इंजन एक साथ चल रहे हों, मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है, फैक्ट्रियां उत्पादन कर रही हैं और देश का सामान बाहर भी बिक रहा है, तो ये संकेत देता है कि ग्रोथ अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों तक पहुंच रही है। ये एक ज्यादा स्वस्थ संकेत है जो के शेप्ड होने की आशंका को कम करता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो आंकड़े मजबूत हैं और ग्रोथ भी फैली हुई है, लेकिन सोर्स में एक और बात है जो मुझे नंबरों से भी ज्यादा दिलचस्प लगी। वो है इस खबर का लोगों पर असर, यानी इसका मनोवैज्ञानिक पहलू। सोर्स बताता है कि इस खबर के बाद ट्विटर पर #इंडियन इकोनॉमी और #GDP जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अब जीडीपी एक बहुत ही टेक्निकल विषय है, ये आम लोगों की बातचीत का हिस्सा क्यों बन गया? हाँ, और मेरे हिसाब से सोर्स की असली कहानी यहीं छिपी है। यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, ये समाजशास्त्र भी है। जब जीडीपी जैसा विषय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था
अब सिर्फ बिजनेस अखबारों के पन्नों से निकलकर लोगों के फोन की स्क्रीन पर आ गई है। ये एक तरह का क्या कहते हैं आर्थिक आत्मविश्वास या इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसे थोड़ा और समझाइए, मतलब लोग इसे कैसे देख रहे हैं? ये कुछ वैसा ही है जैसे जब आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है, अचानक हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाता है, गलियों में जश्न होता है। सही बात है। और अगले मैच के लिए उम्मीदें आसमान पर होती हैं। सोर्स के मुताबिक #इंडियन इकोनॉमी हैशटैग का अटेंड करना कुछ वैसा ही आर्थिक जश्न था। ये एक सामूहिक भावना को दिखाता है, शायद एक तरह का राष्ट्रीय गौरव भी, कि देखो पूरी दुनिया में जब मुश्किल है हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। और ये भावना सिर्फ हवा में नहीं रहती, मतलब इसका कोई ठोस असर भी होता है। बिल्कुल, यहीं से आत्मविश्वास का चक्र या कॉन्फिडेंस लूप शुरू होता है, जो इस सोर्स का सबसे बड़ा टेक अवे है। पहले अच्छे आंकड़े आते हैं, 8.2%। इन आंकड़ों से सोशल मीडिया और आम बातचीत में एक सकारात्मक माहौल बनता है। इस माहौल से आम लोगों और निवेशकों का भरोसा और बढ़ता है। और जब भरोसा बढ़ता है तो लोग और ज्यादा खर्च करते हैं, निवेशक और ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती है। बिल्कुल, तो आंकड़े भावना को जन्म देते हैं और भावना फिर से बेहतर आंकड़ों को जन्म देती है। यह एक बहुत शक्तिशाली चक्र है। ये तो बहुत दिलचस्प है, पर यहाँ एक सवाल है। आम लोग ट्विटर पे खुश हैं, ये तो समझ आता है, पर क्या इसका असर उन लोगों पे भी पड़ता है जो असल में अरबों रुपए का निवेश करते हैं? क्या बड़े निवेशक और बिजनेस लीडर भी इन हैशटैग ट्रेंड से प्रभावित होते हैं, या वो इसे सिर्फ शोर मानते हैं? जाहिर है, कोई भी बड़ा निवेशक सिर्फ ट्विटर ट्रेंड देखकर पैसा नहीं लगाता। उनके लिए सोर्स में जो असली स्ट्रॉन्ग सिग्नल है वो 8.2% का आंकड़ा ही है। वे स्थिरता और ग्रोथ की संभावना देखते हैं, लेकिन जो सेंटिमेंट या भावना बाजार में फैली होती है उसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। जब उन्हें दिखता है कि देश में ग्राहकों का मूड अच्छा है, लोग भविष्य को लेकर आशावादी हैं, तो उन्हें यह भी दिखता है कि यहाँ उनके प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा बाजार है। तो ये सोशल मीडिया ट्रेंड सीधे तौर पर नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके फैसलों को बल देता है। ये उन्हें बताता है कि यहाँ सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जनता भी ग्रोथ की कहानी में भागीदार है। तो ये एक तरह से पूरी दुनिया के निवेशकों को एक खुला निमंत्रण है कि यहाँ अवसर है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये एक शर्तों के साथ वाला निमंत्रण है। सोर्स का आशावाद इस बात पर भी टिका है कि ये गति बनी रहेगी। निवेशक सिर्फ एक तिमाही के नंबर पर दाव नहीं लगाते, वे देखना चाहेंगे कि आने वाली तिमाहियों में भी नीतियां स्थिर रहती हैं या नहीं। सोर्स में जो फ्रेश ऑप्टिमिज्म की बात की गई है वो इसी विश्वास पर आधारित है कि ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। ठीक है, तो तस्वीर काफी हद तक सकारात्मक दिख रही है, पर क्या सोर्स किसी तरह के जोखिम या चुनौतियों की बात भी करता है, या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बता रहा है? क्योंकि कोई भी कहानी इतनी परफेक्ट नहीं होती। सोर्स सीधे तौर पर जोखिमों की लिस्ट नहीं देता, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है उसमें एक संकेत छुपा है। सोर्स कहता है कि ये ग्रोथ भारत को अगले साल की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। इसका मतलब है कि चुनौतियां तो हैं, जैसे अगर दुनिया के बाकी हिस्सों में मंदी गहरी होती है तो हमारे निर्यात पर असर पड़ सकता है, या फिर तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का खतरा, वो तो हमेशा बना रहता है। तो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लोग खर्च कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो आप बाहरी झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। आपके पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बफर होता है। ये 8.2% की ग्रोथ नीति निर्माताओं को वही आत्मविश्वास देती है कि अगर कोई मुश्किल आती भी है तो हमारे पास उससे लड़ने की ताकत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये 8.2% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक मजबूत घरेलू प्रदर्शन की कहानी है जो एक दूसरे से जुड़े कई इंजनों से चल रही है। और उससे भी बढ़कर ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये उस आत्मविश्वास के चक्र की कहानी है जहां ठोस आंकड़े एक सकारात्मक भावना पैदा करते हैं और वो भावना फिर से अर्थव्यवस्था को आगे धकेलती है। अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक यहाँ आकर मिल जाते हैं। हमने ये भी समझा कि ग्रोथ ऊपर ऊपर की नहीं बल्कि व्यापक आधारित है, जो इसे ज्यादा टिकाऊ बनाती है। और इसका असर सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया से लेकर निवेशकों के बोर्ड रूम तक महसूस किया जा रहा है। सही कहा। ये सोच हमें दिखाता है कि कैसे आर्थिक प्रदर्शन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह उम्मीदों और भावनाओं का भी खेल है। जब लोग, निवेशक और सरकार सभी एक ही दिशा में आशावादी होते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। ये सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब किसी देश का आर्थिक आत्मविश्वास इस स्तर पर पहुंच जाता है तो यह देश के भीतर लोगों के रोजमर्रा के व्यक्तिगत फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करने का फैसला, कोई बड़ी खरीदारी की योजना बनाना या अपने भविष्य के लिए निवेश करना।
क्या ये व्यापक आर्थिक आशावाद अंत में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में बदल जाता है?